देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग डेथ वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और डेथ पे जो भी बेसिक हमें पढ़ना था सेक्शन 37 ये सारी चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग का इलास्ट्रेशन 1 इसके पहले तक कंप्लीट हो गया था। The following was the balance sheet of Om and Company in which XYZ were partners, sharing profit and losses in the ratio 1:2:2. As on 31st March 19, Mr. Z died. तो तीन पार्टनर थे XYZ जिसमें से Z का डेथ हो जाता है। 31 दिसंबर को डेथ हुआ है, ठीक है। और इनका अकाउंटिंग ईयर कैसा चलता है ये देखो, बैलेंस शीट दिख रहा है 31 मार्च 19 का, इसका मतलब अप्रैल टू मार्च। हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। पढ़ लेते हैं टर्म्स कंडीशंस क्या है। अच्छा, बैलेंस शीट में देख लो क्या क्या है। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व। ये देखो ये पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट। अच्छा आगे पढ़ते हैं। Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of the 3 years profit and losses. The profit and losses for the 3 years were detailed below. Goodwill calculate करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसमें से नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, होना भी चाहिए, ये देखो 2। और एवरेज प्रॉफिट कितने दिन का हमें कैलकुलेट करना है, 3 साल का, ठीक है। 3 साल का यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एक एक ईयर में लॉस भी है, इसका हम लोग एवरेज कर लेंगे। अच्छा आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/19 से लेके 31 दिसंबर 19 तक shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years। मतलब ये कौन सा वाला प्रॉफिट बोल रहा है, 31 मार्च 19 तक का लास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये देखो ये 17, उसके बाद 18 आता है, उसके बाद 19 आता है। मतलब हम लोग को पहले 16-17 का प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरा 17-18 का प्रॉफिट दिया है। मतलब ये 1 अप्रैल से होगा ना, तो इसी हिसाब से हम बोल रहे हैं 31 मार्च तक होगा, फिर 1 अप्रैल, फिर 31 मार्च, है ना। फिर इसके बाद 18-19 तक का दिया हुआ है। लेकिन जो पार्टनर जेड है उनका डेथ हुआ है 31 दिसंबर 19 को, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो उसके बाद भी, ईयर एंड होने के बाद भी उन्होंने बिजनेस किया, जो भी हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने बोले अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिन हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो रहा है। हम लोग को 9 मंथ्स का वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखना है। किस बेसिस पे बता दिया, मैंने बोला था ना, हम लोगों ने दो बेसिस सीखा था, टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस। यहाँ पर बोला है ऑन द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज होगा उस प्रॉफिट को बेस मान के कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट को बेस मान के करना है, यानी टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में ही तो हम लोग पिछले साल के प्रॉफिट को टाइम के बेसिस पे ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर, डिवाइडेड बाई 12 इंटू मंथ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, लैंग्वेज पढ़ के समझ लेना है, इंडिविजुअली कोई सा भी प्रॉफिट नहीं लेना है। हम लोग को क्या करना है, ये जो एवरेज आएगा प्रॉफिट का ये 3 साल का, उसी का हमें कैलकुलेशंस करने के लिए बोला गया है, उसी प्रॉफिट के बेसिस। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ए कार कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड ऑन 1/4/18 एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये तो गलत है। देखो अगर हम लोगों ने कोई कार खरीदा है तो उसका एंट्री कभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्यों डेबिट होगा, उसका एंट्री होना चाहिए कार टू कैश या बैंक। इन्होंने क्या किया है, कार परचेस किया है और कर दिया है कार ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो गलत हो गया है। तो रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो कार डेबिट नहीं हुआ, कार को डेबिट करेंगे, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, है ना। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, देखो ये तो मैंने एंट्री समझा है, बाकी अगर नॉर्मल समझना चाहो, कार एक एसेट होता है, अगर हम लोगों ने उसको एक्सपेंस दिखाया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में दिखाते, पीएल में दिखाए, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इसलिए हमें कार के खर्चे को क्या करना है,
वहां से हटाना है, तो बेसिकली ऐड बैक करना है। प्रॉफिट कम दिख रहा होगा उसमें ऐड करना है। ये देखो कार डेबिट हुआ मतलब ऐड हुआ ना, कार को डेबिट करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो डेबिट किया है तो ये गलत हो गया, तो हमें इसमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कौन से प्रॉफिट में गलत हो रखा है, कार कब खरीदा था 1418 में, तब गलत हुआ है। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसको हमें सही करना पड़ेगा। कौन से ईयर का प्रॉफिट को देख लेते, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। अच्छा 31 मार्च 2009 का प्रॉफिट सही करना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। क्यों ये वाला, क्योंकि खरीदा गया था 1418, तब इसके बाद जब ईयर एंडिंग हुआ तब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना, तब उसे गलत ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि पीएल में कार को एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया गया। क्योंकि कार को एसेट नहीं दिखाया तो उन्होंने डिप्रिशिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो बोल रहे ऑन विच डिप्रिशिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डिप्रिशिएशन भी नहीं लगा होगा, क्योंकि जब एसेट ही नहीं माना तो डिप्रिशिएशन नहीं लगाया होगा, तो इसका मतलब एंट्री ऑमिट है, तो डिप्रिशिएशन हम लोगों को यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग का प्रॉफिट में डिप्रिशिएशन चार्ज होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, ठीक है। और एक्चुअली क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है उसके बाद रेक्टिफाई करना है, तो एंट्री हम लोग का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। मतलब अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछो मुझसे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद अगर हमें चेंज करना है और चेंज हमें नॉमिनल अकाउंट्स को करना है, इन दैट केस हमें लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ तो एंट्री करना नहीं पड़ेगा, सिंपल इम्पैक्ट समझो। मतलब हमें डिप्रिशिएशन को चार्ज करके प्रॉफिट को कम करके दिखाना पड़ेगा, उतने से डिप्रिशिएशन चार्ज होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशंस करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एंड डिप्रिशिएटेड वैल्यू, तो ये बोल रहा है कि एसेट को अकाउंट में एज एसेट दिखाओ कार को, और उसका डिप्रिशिएशन वैल्यू भी दिखाओ। अदर वैल्यूज ऑफ एसेट वेयर एग्रीड एज फॉलोज, बाकी एसेट का वैल्यूज को कुछ इस तरह से देखा जा रहा है। इन्वेंट्री 16,000 जबकि वो पहले रहा इन्वेंट्री 20,000, मतलब डिक्रीज किया गया, रिवैल्यूएशन में जाएगा। बिल्डिंग 1,40,000 जबकि पहले बिल्डिंग था 1,20,000, ये इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर 50,000 तो कंप्यूटर 80,000 से 50,000 हो गया, मतलब 30,000 कम। इन्वेस्टमेंट 6,000, यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट था 10,000, ये भी कम कर दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल वेयर कंसिडर्ड गुड, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर में कोई प्रोविजन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, सारे डेटर को जो है गुड माना जा रहा है, मतलब पैसा देने वाला। कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो हमें रिक्वायर्ड क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, वो तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये तीनों प्रॉफिट को लेके तो करेंगे, लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन पहले ये करना पड़ेगा, तब जाके हमें सही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि गलत प्रॉफिट से तो हम लोग गुडविल निकालेंगे तो वो भी गलत ही आएगा ना। बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1419 से लेके 31 दिसंबर 19। तो बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट में जेड का शेयर बताओ, कौन से पीरियड का प्रॉफिट बोल रहा है, जब बुक्स क्लोज हुआ उसके बाद से जेड का डेथ तक, मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का। फिर बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटीज रिमेन सेम, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ ओम एंड कंपनी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए रेक्टिफिकेशन, ठीक है। जब तक हम लोग प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रॉफिट को किसी भी काम में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 1, पहले लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रेक्टिफाइड प्रॉफिट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करें, यहाँ पर पहले प्रॉफिट का ईयर लिख लेते हैं 19, 18, 17, 2019, 2018, 2017, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट और लॉस जो गिवन है, गिवन जो है वो लिख लेते हैं। आवाज तो कहते हैं। अच्छा बाकी लोगों को सही आवाज आ रहा है।
हाँ मैम ठीक है। আচ্ছা তো একবার রিজয়েন করো, তোমার তাহলে নেটওয়ার্ক ইস্যু হবে, আমার দিক থেকে নেই, একবার রিজয়েন করো। एक सेकेंड। এবার দেখো বলছি, ঠিক আসছে আওয়াজটা? আওয়াজ ঠিক আসছে? यस मैम। अच्छा देखो, अच्छा इसमें देखो हम लोग को बोला है कि प्रॉफिट लिख लेते, गिवन है 30 20 10, ठीक है, 30 20 और 10, ये लॉस है तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे, लॉस है तो। फिर बोला है कि गलती क्या हुआ है हम लोगों से, एक कार लिया गया था जिसको इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं तो यहाँ पर देखो, हम लोग का करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री, ये मैंने करेक्ट एंट्री का जगह किया, यहाँ पर होना चाहिए था कार टू कैश या बैंक, जो भी बोलो, ठीक है, कार टू मैंने बैंक ही लिख दिया एक बार। तो 40,000 से ये एंट्री होना चाहिए था। इन्होंने गलत यानी रॉन्ग एंट्री क्या किया है, रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, रॉन्ग एंट्री क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये मैंने शॉर्टकट में ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा है टू बैंक, ठीक है। अब एंट्री को रेक्टिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है, जो सही है उसे टच मत करो, जो गलत हुआ है उसे देखो। कार डेबिट होना चाहिए था, कहीं पर भी कार डेबिट नहीं हुआ है, तो अभी कार को डेबिट कर दो। ये कौन सा एंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है, कार डेबिट होगा। टू बैंक होना चाहिए, टू बैंक हुआ है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो 40,000, ठीक है, 40,000 अमाउंट से, तो ये सही हो जाएगा। ये हम लोग का क्या बन गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। और साथ ही साथ क्योंकि डिप्रिशिएशन, इनको इन्होंने एसेट माना ही नहीं कार को, तो डिप्रिशिएशन का कोई एंट्री किया ही नहीं, जैसे यहाँ पर गलत एंट्री किया। लेकिन मतलब रेक्टिफिकेशन कब होता है पता है, तुम लोग का चैप्टर है तो हम करवाएंगे। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि अगर ऑमिशन है तो भी उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है, अगर गलत एंट्री हुआ है तो भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो एक तो ऑमिशन हो गया, डिप्रिशिएशन का कुछ किया ही नहीं, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आ जाएगा, दूसरा एंट्री आ जाएगा डिप्रिशिएशन टू कार, ठीक है। इन्होंने डिप्रिशिएशन किया ही नहीं, अब कितना डिप्रिशिएशन करने के लिए बोला है, 20%, तो ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। डिप्रिशिएशन टू कार 8,000 हो जाएगा। अब ये तो मैंने बता दिया क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। तो कौन से ईयर में ये गलत हुआ है, ये हुआ है हम लोग का, ये आई थिंक ये वाले ईयर में 2000 17 18 19, तो 19 वाला था, एक बार देख लेते फिर से, कोई बात नहीं। यहाँ पर 14 18 में खरीदा गया और उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें गलत हुआ होगा, इसमें 19 में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कार का वैल्यू, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट निकल के आया ये कम दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कार को एक्सपेंस दिखाया, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कार का वैल्यू को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कार wrongly recorded as traveling expense। तो कार प्रॉफिट जो है 40,000 से कम दिख रहा होगा, क्योंकि उसको हम लोगों ने एक्सपेंस दिखाया तो पीएल में चार्ज किया, और एंट्री भी बता रहे हैं, देखो एंट्री क्या होगा, कार को डेबिट कर दो और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो, ठीक है। मतलब ये पीएल में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, और ये जो मतलब ये सॉरी ये पीएल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हट जाएगा पीएल सर, ये कार एसेट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे, ये कार का वैल्यू दिखा दिया एक्सपेंस में, तो प्रॉफिट कम दिख रहा है। और डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया क्योंकि इसको हम लोगों ने एसेट नहीं माना, तो डिप्रिशिएशन ऑन कार जो है वो यहाँ से माइनस कर देना चाहिए, जो कि हो रहा है 8,000, ठीक है। अब हम लोग, और तो कोई रेक्टिफिकेशन है नहीं, अब हम लोग निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक लॉस भी है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 10,000 तो होगा ही जैसा है,
ये 20,000 रहेगा जैसा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 40,000 एट 70, लेकिन 8,000 माइनस हो जाएगा, तो 70 से 8 माइनस होने से कितना होगा, 62,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। और देखो हम लोग को ना यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन जो है वो सोल्यूशन में करने के लिए बोला है, वो सोल्यूशन का पार्ट है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, और क्या मुझे कोई वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, एक काम करते हैं, ये पेज हम रख ही देते, पता नहीं और कुछ आगे वर्किंग करना पड़े ना पड़े, हम यहाँ पर सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो कि सोल्यूशन का पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, ये हम लोग को कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स तो 3 लेना है, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में आ जाएगा 62, 20 और 10, 62, 20 और 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 62 और 20, मतलब ये हो गया मेरा 6, 7, 8, 82 से 10 चला गया 72,000 डिवाइडेड बाई 3, 24,000, ठीक है। ये हो गया ₹24,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 24,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 2, एक बार चेक कर लेते, 2 ही था तो, ये रहा। preceding 3 years proportionately on the basis of during a car, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे 2 years। अच्छा, 48,000 ये गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जेड का शेयर भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, निकाल लेंगे, पहले गुडविल कैलकुलेशन हो गया, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, हम सोल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। बोला पहले गुडविल कैलकुलेट करो, चलो गुडविल कैलकुलेट हो गया, टोटल गुडविल कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर अभी मैंने जेड का शेयर नहीं निकाला है, जो भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है हम वैसे लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट कितना है 1419 से लेके 31 दिसंबर 19, वो कैलकुलेट करो। तो अभी हम लोग वो वाला कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1419 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, यही बोला है, देख लो, बोल रहा है 1419 से लेके 31 दिसंबर, सॉरी 20 लिख दिया, 31 दिसंबर 19 तक, यहाँ तक का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अच्छा, ये प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया जाता है, जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको प्रॉफिट देने के लिए, और ये कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें हिंट्स दे रखा है, ये रहा पॉइंट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1419 टू 31 दिसंबर 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit of the preceding 3 years। preceding 3 years के एवरेज प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करके निकालो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग पीएल सस्पेंस बोलते हैं इस प्रॉफिट को। तो पीएल सस्पेंस इसीलिए बोलते हैं एस्टिमेटेड वे में होता है। तो पीएल सस्पेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना है 24,000, ठीक है। प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए बोला है ना, तो 24,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स है ना, कैलकुलेट करके देखो, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स होता है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। अब इसमें z का जो प्रोपोर्शन है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जब हमें वो कैलकुलेट करने का जरूरत होगा, अभी तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है।
0.1 हमारा हो गया, ठीक है, ये 0.1 हो गया। 0.2 में बोल रहा है प्रिपेयर करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन्ड सेम, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये 1 हो गया। सेकंड हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा क्या क्या रिवैल्यूड हुआ है उसका इफेक्ट दिखाना है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर इन्वेंट्री 16,000 हुआ है, तो इन्वेंट्री था कितना, 20 से 16 हो गया, मतलब कम हो गया, लॉस है रिवैल्यूएशन में, तो टू इन्वेंट्री 4,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 था 16 हो गया, 20 था 16 हो गया। अच्छा ये रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, एसेट कम हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50, बिल्डिंग 1,40,000, बिल्डिंग बढ़ गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा बिल्डिंग 120 से 1,40,000, 20,000। अच्छा बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर 50 हो गया है, कम हो गया है 80 से 50, टू कंप्यूटर 80 से 50, 30,000, ठीक है, ये कंप्यूटर का वैल्यू हो गया। अच्छा आगे देखते हैं और क्या बोला था। इन्वेस्टमेंट 6,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 से 6,000 कम हो गया, टू इन्वेस्टमेंट 10,000 था, बोल रहा है 6,000 कर लो, यानी 4,000। अच्छा यहाँ पर और एक डेटा आएगा, कार, कार को हम लोगों ने एज ए एसेट रिकॉर्ड नहीं था, याद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब हम लोगों ने बेसिक सीखा था, तो अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए, तो कार हम लोग का अनरिकॉर्डेड है, तो वो रिकॉर्ड होगा, तो वो रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कार अकाउंट, ठीक है। तो तुम लोग अगर यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे तो शायद कार को पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया है, बट उससे ज्यादा लॉजिकल ये है, ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स ही मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होता है, अगर रिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटीज में चेंजेस होता है तो रिकॉर्ड होता है, तो अनरिकॉर्डेड ही हुआ ना, कार को रिकॉर्ड किया ही नहीं एसेट के हिसाब से, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने पे करेंगे कार का वैल्यू, तो ये 40,000 मत कर दो, क्योंकि उस पे तो डिप्रिशिएशन भी लगा है ना, तो कार को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी 31 दिसंबर बोल रहे हैं, 31 मार्च 19 को रिकॉर्ड करे, तो इसका हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका हमारा डिप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू होगा, मतलब कार का वैल्यू हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, 40,000 का कार है और 8,000 का डिप्रिशिएशन लग चुका है, तो अभी रिकॉर्ड जितना है उसका वैल्यू उतने में रिकॉर्ड होना चाहिए, 40,000 से रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और अगर बाई चांस यहाँ पर 40,000 लिखते हो तो फिर यहाँ डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, डिप्रिशिएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस तरह से देने का जरूरत नहीं है, हम लोग नेट एसेट का वैल्यू लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कि मेरा कार जो है अनरिकॉर्डेड हालत में था, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया, जब रिकॉर्ड किया तब उसका वैल्यू कितना है उससे रिकॉर्ड करो, 32,000, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्या और कोई है एसेट का, मतलब अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, नहीं और कुछ नहीं। ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है वेयर कंसिडर्ड गुड्स, मतलब ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है, मतलब पीवीडीडी क्रिएट करना नहीं है, करना नहीं है तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग टोटल करते हैं, तो इधर ही ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर हो गया 52,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा किन के कैपिटल में जाएगा, नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, टोटल तो 52,000 है, अब इससे ये लेस करते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं, 52,000 माइनस 38,000, अच्छा 14,000 का हो रहा है। अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा है, तो मुझे तो कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाँ दिया हुआ है 1:2:2, मुझे लगा नहीं दिया हुआ है, तो 1/5, 2/5, अच्छा 5 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5, पहला है 1/5 मतलब 2800,
और फिर 2/5 2/5 मतलब 5600 5600। ठीक है, इतना इतना हो जाना है, 5600 5600 और 2800 हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। रिवैल्यूएशन के बाद, अच्छा इसके बाद बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पॉइंट नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, XYZ। पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, वैल्यू कुछ है तो वैल्यू तो रहता ही है, बाई बैलेंस BD 40 80 80। अच्छा, और इनको क्या मिलना चाहिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अभी अभी कैलकुलेट किया तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2800, 2800 और कितना आया रिवैल्यूएशन 5600 5600। अच्छा, और क्या मिलना चाहिए, एक रिजर्व था अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, ये मिल जाएगा बाई जनरल रिजर्व 30,000, बाई जनरल रिजर्व 30,000 था, तो 30,000/5, क्योंकि 211 था रेशियो, 30,000/5 122 था, तो पहला 6,000 हो जाएगा, उसके बाद 12,000 12,000 122 रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अच्छा, अब और क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जेड को गुडविल का हिस्सा कितना मिलेगा, उसके लिए ये जो जगह मैंने रखा हुआ था यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहे, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो पहले इनका प्रॉफिट रहा है 1222, ठीक है, XYZ, ओल्ड रेशियो है 122, और नया वाला रेशियो जो है जेड के जाने के बाद यहाँ कुछ बोला नहीं है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल मान सकते हो, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि इसका शेयर जो जेड चला जा रहा है, इसका शेयर ये लोग जो है बाद में इसे इक्वली अपने अंदर, इक्वली नहीं मतलब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा मानना पड़ेगा ना। तो मतलब एक्स का 1/5 था, इनको कितना मिलेगा, जेड के शेयर का हिस्सा, और y का 2/5 था, और इनको कितना मिलेगा, z के शेयर का हिस्सा। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर बोला नहीं है तो अपने ओल्ड रेशियो में करेंगे, यानी 1/5 और 2/5 बेसिस पे कर लेंगे। तो ये हो गया 1/5 प्लस 2/25, तो ये 25 LCM, 5 प्लस 2 7/25, 4, यहाँ पर हो जाएगा 25 10 4 14/25, तो गेन कितना हो जाएगा, गेन 7:14, मतलब 1:2। ठीक है, अब इसमें पहले निकालते हैं जेड शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर देख लेते हैं जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो यहाँ गुडविल तो आया था हम लोग का 48,000, इसमें जेड का शेयर कितना होना चाहिए 48,000 में, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। चेक करते हैं कितना हो रहा है। 19,200 हो रहा है। अच्छा, 19,200 हो रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये दोनों अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे, तो डिवाइडेड बाई 3, 6,400, और 3 इंटू 2 12,800, मतलब कैसे हो जाएगा 1/3 और 2/3। ठीक है, तो एक्स और एक्स, ये एक्स के तरफ से और ये वाई के तरफ से, मतलब जेड का तो 2Z होगा, एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट 2Z, एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट 2Z, तो 2Z कैपिटल, और यहाँ पर हो जाएगा बाई एक्स
कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? जेड के कॉलम में, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? 6400 और 12,800। 6400 और 12,800, यहाँ पर भी हो जाएगा 6400 और 12,800 हो गया। अच्छा, और जेड को क्या मिलना चाहिए? जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ उनके मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ तक जो कैलकुलेट हुआ प्रॉफिट, उसमें उनका हिस्सा निकालना है। तो उस 9 मंथ्स का प्रॉफिट रहा 18,000, जिसमें जेड का हिस्सा जो होगा वो उनके शेयर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल सस्पेंस, जो प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए। इसको हम यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देते, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट करके भी कर सकते हो। तो 18,000 जो है यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। 18,000 पूरे 9 मंथ्स का प्रॉफिट है। इसमें जेड का जो शेयर है वो है 2/5, तो 2/5 उन्हें मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 18,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 7,200। यही तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था ना, कि यही एक दो चीज जो है रिटायरमेंट से अलग होता है, जेएलपी और ये पीएल सस्पेंस वाला, बाकी तो सब सेम होता है। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा? बाई बैलेंस बीडी हो गया। मुझे तो लगता है सारा चीज हो गया। हम्म। अच्छा, और इधर क्या जाना चाहिए? अच्छा, इधर हम लोग देख लेते, गुडविल वाला लिख दिया। और यहाँ पर क्या है? बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्रीज, इसका छोड़ो, ये यहाँ पर दे रखा है कार, ये सब कैलकुलेशन हम लोगों ने। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ओम एंड कंपनी, ठीक है। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। और तो कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। 40,000, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन तो कर ही दिया। बस, और तो कुछ नहीं है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जेड को कितना मिलना चाहिए। तो उसको क्या लिखना चाहिए? टू जेड्स एग्जीक्यूटर। तो चेक करते हैं जेड को क्या क्या मिलना चाहिए। 80,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000, 6,400, 12,800, 7,200, 1,24,000। 1,24,000 जेड को मिलना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में हो जाएगा 1,24,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 1,24,000। अच्छा, इसके बाद बाकी लोगों का चेक करते हैं कितना होगा। वाई वाई का हो रहा है 80,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000, 97,600। यहाँ पर हो जाएगा 97,600 माइनस 12,800, 84,800 टू बैलेंस सीडी। 84,800 और ये लास्ट एक्स 40,000, 2,800, 6,000, 48,800 माइनस हो जाएगा 6,400, 42,400। यहाँ पर टोटल 97,600 और यहाँ पर टोटल 48,800, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट as on 31st December 2016, सॉरी 16 क्यों लिखते हैं हम, 2019 एसेट लाइबिलिटी। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर आएंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है इसका वैल्यू कम बढ़ गया था शायद, एक मिनट देख लेते हैं क्या हुआ था। बिल्डिंग का वैल्यू रिवैल्यूएशन में दिखेगा, बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 से बढ़ गया था, तो बिल्डिंग जितना था उसमें 20,000 ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग था 1,20,000, इसमें 20,000 ऐड कर देंगे तो 1,40,000 हो जाएगा बिल्डिंग का वैल्यू। ठीक है, अच्छा और क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर का वैल्यू कम हो गया था 30,000 से, 80,000 था 50,000 हो गया था, तो 80,000 माइनस 30,000 50,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज दे दिया, लेकिन हम लोग पहले कार लिख लेंगे। ठीक है, कार का जो है वो वैल्यू हमें लिख लेना चाहिए। कार 40,000 का था और डिप्रिशिएशन हुआ, तो कार का वैल्यू बन गया हम लोग का 32,000। अच्छा, इसके बाद कार के बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 20,000 था, 16,000 हो गया, 4,000 कम हो गया। ठीक है, देख सकते हो 16,000 इसका वैल्यू किया गया है। अच्छा, इसके बाद है इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ऑल आर गुड। ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया हम लोग का 20,000, जितना है उतना ही लिख देंगे। इसके बाद है इन कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट ही लिख देते फिर कैश एट बैंक में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 का था और इन्वेस्टमेंट को 4,000 से कम कर दिया गया। देख लेते एक बार, 4,000 ही था तो हाँ, 4,000 से कम कर दिया गया, 6,000। अच्छा, सॉरी 60 लिख दिया, 6,000 हो जाएगा। इसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कोई चेंजेस नहीं, कोई पैसा वैसा लाया भी नहीं गया, कोई पेमेंट भी नहीं है, 50,000। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज बताया था कि जो पीएल सस्पेंस होता है वो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जब नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनेगा तब वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस जो है वो आया कितना था, पीएल सस्पेंस आया है हम लोग का यहाँ पर 18,000 है ना, 18,000 आया, ये हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 18,000। अच्छा, अब इधर लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, तो ये एसेट साइड में क्यों आता है? एसेट साइड में आता है इसीलिए क्योंकि ये हम लोग जो है प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये रियल प्रॉफिट नहीं है कि हम लोग इसको कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग ना बांट चुके हैं, एक्चुअली इसमें से एक पोर्शन हम लोग दे चुके हैं यहाँ पर। तो ये फिक्टिशियस एसेट की तरह काम करेगा, जैसे कुछ ऐसा होता है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट सुने हो, ये सब क्या है, ये एक्चुअली जैसे देखो कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो छोटा मोटा होता है वो डायरेक्ट पीएल में आता है, लेकिन ऐसा कोई खर्चा जिसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत क्वांटिटी में हुआ है, जैसे कि 2-5 करोड़ का हुआ है, तो वो एक बार में पीएल में हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ता है। तब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि किसी का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है, हम एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मान लो 50,000। अब ये किसके लिए बड़ा अमाउंट है किसके लिए छोटा अमाउंट है वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो कोई 50,000 एक बार में देगा तो उसका पीएल नेगेटिव आ जाएगा, ये अलाउड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है 10,000 करके चार्ज कर सकता है पीएल में 5 साल में, ऐसा उन्होंने सोच लिया। तो इसका मतलब पहला साल जो पीएल बनेगा तो यहाँ पर 10,000 दिखाएगा, तो बाकी 40,000 कहाँ दिखाएगा, बाकी 40,000 यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के उसे एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। इसका रीजन ये होता है
कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने खर्चा जो किया ना, वो सिर्फ खर्चे की तरह नहीं दिख रहा, वो इतना ह्यूज अमाउंट में कर दिया कि जिसका बेनिफिट हमें आगे के 5-7 साल तक मिल सकता है। तो उस तब हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो नाम एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, लेकिन जो हमें धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो ये चीज एसेट साइड में आता है। वैसे ही पीएल सस्पेंस, जैसे मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, वैसे ही पीएल सस्पेंस मतलब जो प्रॉफिट जो है कैलकुलेट तो है बट एस्टिमेटेड बेसिस पे है, फुल्ली कैलकुलेटेड नहीं है, तो हम लोग इसको ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते। और प्रॉफिट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है, तो हम लोग कैपिटल के साथ इसे ऐड ऑन नहीं कर सकते कि यही हमारा नेट प्रॉफिट है 9 मंथ्स का, जैसे यहाँ पर 9 मंथ्स दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि इसे एसेट में दे दो। क्यों दे रहे हैं एसेट में, क्योंकि उसको डेबिट मान के दे रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रॉफिट होने से क्या होता है, 2PL बोल के क्रेडिट होता है, इसको हम लोग डेबिट दिखा रहे हैं अभी, बाद में इसको क्रेडिट कर देंगे पीएल में, ठीक है। तो अगर अभी क्रेडिट कर देते, सोचो इसको प्रॉफिट है और हम लोग कैपिटल में क्रेडिट कर देते, ठीक है, तो ये गलत इसीलिए होता क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, ओरिजिनल नहीं है। तो आगे जाके हमें चेक करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मान लो ये 9 मंथ्स हो गया, ठीक है, 9 मंथ्स में हम लोगों ने पीएल सस्पेंस कैलकुलेट किया। अब 9 मंथ्स के बाद 12 मंथ्स भी होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, ये 9 मंथ्स है, आफ्टर 3 मंथ्स जब 12 मंथ्स होगा, ये बैलेंस शीट में जो पीएल सस्पेंस है इसको ले जाके हमें पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब ये डेबिट आइटम क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वहां पर हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ओरिजिनल जो प्रॉफिट आ रहा है उसे चेक करेंगे, मतलब ये अमाउंट वहां पर तब ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तब क्रेडिट करना है, तो अभी इसको हमें डेबिट करके दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट से इतना हिस्सा हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। अब ये एस्टिमेटेड है इसीलिए नाम सस्पेंस है, और क्योंकि प्रॉफिट से इतना हटा रहे हैं तो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं 18,000 से, लेकिन ओरिजिनल प्रॉफिट तो अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हमें ऐड करना होता है, तो हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। अब हमें ऐड नहीं करना है, अभी हम लोग बोल रहे हैं इतना हम लोग हटा रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि 9 मंथ्स का इतना है, तो उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको मतलब नॉर्मली प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल के साथ ऐड करके लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, या तो लाइबिलिटी या तो एसेट, मतलब या तो लाइबिलिटी में आएगा, लॉस होता है तो एसेट साइड में आएगा, क्योंकि हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब इतना हम लोग दिखा रहे हैं 9 मंथ्स तक का इतना है, बाद में इसका फिर से कैलकुलेशन करना है, इसीलिए इसको हम लोगों को एसेट साइड में दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको फिर से ट्रांसफर कर देते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो अभी डेबिट करेंगे तभी आगे जाके उसको पीएल में क्रेडिट कर सकते हैं, इस वजह से इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में, ठीक है। इसीलिए इसका रूल्स जो है एसेट साइड में, जिसका मैंने और एक एग्जांपल भी दिया, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मतलब इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, हम चीज को समझाने के लिए बोल रहे हैं। कभी तुम लोग देखोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के भी लिखा हुआ रहता है, एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली पीएल में लिखते हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होने से बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कभी अगर लिखे हो तो ध्यान से सुनो, वहां पर क्या होता है, जो मैंने लॉजिक बोला, हम लोग अगर ह्यूज अमाउंट, जैसे कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जब एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है ना, तो वो लोग तो कोई छोटा मोटा सैलरी नहीं लेते हैं, मतलब फीस नहीं लेते हैं, वो काफी ह्यूज अमाउंट लेते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी से करवाने का बेनिफिट क्या है, इससे क्या होता है, लोगों को ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, लोग वो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लगते हैं। मतलब अगर हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केटेबल करना है तो हम लोग इतना खर्चा हम अगर कर पाते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। मतलब तो इसीलिए तब कंपनी क्या करती है, कंपनी पूरा का पूरा खर्चा है, भले ही वो एडवर्टाइजमेंट का है, बट वो पीएल में नहीं चार्ज कर पाएगी, तो जितना कर पाएगी, अब वो अपने एस्टिमेशन, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से एस्टिमेट करती है कि भाई इतना जो खर्चा हुआ इसको मुझे कितने साल में प्रोपोर्शनेट करना है, 10 साल में, 12 साल में, यहाँ पे प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो, अब वो बोल रहे हैं हम पर ईयर 5-5 लाख करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लगभग 10 साल में उसका जो है ये वाला खर्चा राइट ऑफ होगा, तो जितना पीएल में दिखाएंगे उतना पीएल में दिखा दिया जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोल के, और जो नहीं दिखा पा रहे वो एसेट साइड में रहेगा, धीरे धीरे वो राइट ऑफ हो जाएगा। इसी वैसे ही ये भी है, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये पीएल सस्पेंस है। अभी पीएल का हम लोग 18,000 दिखा रहे जो कि एक एस्टिमेटेड बेसिस पे, उसीलिए नाम सस्पेंस है, पीएल नहीं है, सिर्फ सस्पेंस है। पता नहीं 18,000 आगे जाके हो ना हो, बाद में उसे एडजस्ट कर देना है, पीएल में ट्रांसफर कर देना है। तो अगर हम लोग अभी कैपिटल में लिखेंगे वो तो एड ऑन हो जाएगा, एड ऑन करना नहीं है, अभी एसेट में लिखो, बाद में उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसीलिए एसेट साइड में दिखाया जाएगा। समझ में आया लॉजिक क्यों एसेट साइड में दिखाया जाता है? हाँ मैम। अच्छा, अब देखो कैपिटल,
कैपिटल कौन सा है, एक्स और वाई। एक्स का है 42,400, वाई का है 84,800, दोनों का टोटल कर लेंगे। 42,400, 84,800, 127, 200, 200 हो गया। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, और देखते हैं क्या था। ट्रेड पेएबल, ये पूरा आ जाएगा। ट्रेड पेएबल 20,000 था, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो पूरा आ जाएगा। ट्रेड पेएबल, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, बैंक लोन है, बैंक लोन 50,000, बैंक लोन 50,000, और जेड एग्जीक्यूटर, जेड के एग्जीक्यूटर को जो पे करना है नहीं कर रहे, वो भी तो लाइबिलिटी है, 1,24,000। बस अब टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा, सही बात तो टैली हो जाएगा। 16,000, 20,000, 56 और 18, 14 और 1,40,000 है, 1,40,000 और 50 मतलब 1,90,000, 32, 3,32,000, 3,32,000। अच्छा, इधर कितना आ रहा है, 20, 50, 70, माइनस 70,000, माइनस 1,24,000, माइनस 1,27,200। अरे ये तो टैली नहीं हुआ, 10,800 कहाँ गलत हो गया, क्या मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया। 1,40,000 फिर से कर लेते हैं। कंप्यूटर 50,000, 32,000 का कार, 2,22,000, 16, 20, 36, 56, इन्वेस्टमेंट 18,000 का पीएल सस्पेंस, 3,32,000 ही तो आ रहा है मेरा। देखते एक मिनट, कोई वैल्यू गलत लिखा है क्या मैंने। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, 3,32,000। इधर हो गया -70, माइनस 1,24,000, मिसमैच हो गया, सारी चीज तो लिखती हूँ। देखते हैं, रुको क्या गलत हो गया। एक मिनट, तुम लोग भी ऐड करके देखो, कहीं मेरा ऐड तो गलत नहीं हो रहा है। मैंने ऐड तो एक बार चेक किया, फिर भी दोबारा एक बार चेक करो। हम पीएल सस्पेंस 7,200 लेने से टैली हो रहा है। तो मैंने पीएल सस्पेंस टोटल ले लिया ना, 18,000। अच्छा अच्छा, हमें उतना लेना है जितना हम लोगों ने ट्रांसफर किया है। ये तो हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, लेकिन प्रोवाइड कितना किया है। अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये पूरा नहीं होगा। प्रोवाइड जितना किया है उतना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 7,200। अच्छा, 3,32,000 आया था, -18,000 कर देते हैं, प्लस 7,200 कर देते हैं, 3,21,200। अच्छा, तब टैली हो रहा है। 3,21,200 नहीं, ये वैसे भी पीएल सस्पेंस उतना ही जाएगा ना जितना हम लोग ट्रांसफर करें, इतना अमाउंट ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। 18,000 तो कैलकुलेट किया है, बट इम्पैक्ट तो 7,200 का आ रहा है। यहाँ पर हो गया 70,000, 124 और 1,27,200। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3,21,200, 3,21,200। ये हम लोग का, और कुछ प्रिपेयर करने बोला है इसमें, और तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, ये प्रिपेयर हो गया हम लोग का। इनका अलग आया है 3,16,000, ये बिल्डिंग, इनका अलग क्यों आया हम लोगों से। बिल्डिंग 1,40,000, कार, ओ
अच्छा, कार का आगे भी तो डिप्रिशिएशन देना है, 27,200 होगा। हाँ ये तो गलत हो जा रहा है ना, एक सेकेंड, कार का आगे भी डिप्रिशिएशन देना पड़ेगा, बाकी देखते हैं, हम बताते हैं कार का क्यों आगे। हाँ बोलो। 20% 27,200 আসে না, ওরা যদি 15% যদি কাটি তাহলে 27,200 আসবে। আরে একবার বলো, আরেকবার বলো। ম্যাম ডেপ্রিসিয়েশন 32,000 থেকে যদি 15% আমরা নিই তাহলে 27,200 আসছে। হ্যাঁ মানে এখানে না ডেপ্রিসিয়েশনটা আবার প্রোভাইড করতে হবে, তো এখানে যেহেতু 31 ডিসেম্বরের এটা হচ্ছে তাহলে কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন 20% কাটতে বলেছে না। 20%। হ্যাঁ 20% তো বলেইছে। এবারে এখানে কি হয়েছে, আমার ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, এখানে ডেপ্রিসিয়েশনের ক্যালকুলেশনে প্রবলেম হয়নি, एक्चुअली प्रॉब्लमটা অন্য জায়গায় হয়েছে, বলছি। ये देखो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर तक हमें डिप्रिसिएशन, ये कब तक का है बोलो तो, ये 8,000 जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ ये कब तक का है, ये 31 मार्च तक का है ना, ये 31 मार्च तक का हुआ ना, सोच के देखो, ये हम लोगों ने कब तक का किया, 31 मार्च, तो और एक बार डिप्रिसिएशन होगा ना, हम लोग दिसंबर तक कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजों को एक बार चेक करते, 1,40,000 कार का वैल्यू चेंज करके बताते, कंप्यूटर 50,000, चलो ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर 50, इन्वेस्टमेंट 6,000, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ठीक है, कैश एट बैंक 50,000, ठीक है, पीएल सस्पेंस 7,200, ठीक है, इधर देखते हैं, ट्रेड पेबल 20, बैंक लोन 50, ये सब तो ठीक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, जेट्स एग्जीक्यूटर 122,080। अच्छा इसमें मेरा मैच नहीं आया है, उसका रीजन फिर क्या आ गया नया हम लोगों का, यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी चेक करते हैं, ठीक तो हुआ है हम लोग का 40, 80, 80, ठीक है, चलो जनरल रिजर्व 6,000, 12,000, 12,000, अच्छा एक्स एंड वाई আমারটা ম্যাচ 19,000। করে গেছে ম্যাম। হ্যাঁ বলো। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 7,200। कार का इन्होंने यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अच्छा ये एक बार चेक करने से पता चल जाएगा, कार का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम जस्ट एक बार चेक कर रहे हैं कि मेरा कार का यहाँ भी डिप्रिशिएशन लगना चाहिए ना, ये चेक करने से पता चलेगा, 6,400, 12,800 प्लस 12,800, 32,000 ही तो किया है, चलो ठीक ही है, 32,000 ही किया है कार का, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कार यहाँ नहीं होना चाहिए, कार रिवैल्यूएशन में ही आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम लोगों के साथ इनका डिफरेंस ये होगा कि इनका रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ठीक है, हम लोग का रिवैल्यूएशन का क्या आया है, प्रॉफिट आया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कार नहीं दिखाया तो इनका रिवैल्यूएशन का लॉस आया, उस पे तो वो एडजस्ट होना चाहिए, जेड एग्जीक्यूटर्स 122,080, इसीलिए इनका ऐसे आ रहा है, और 6400 12,800, 6400 12,800, और बैलेंस ये चेंजेस बैलेंस आ रहा है। अच्छा तो इन्होंने देखो एक्चुअली क्या किया यहाँ पर, ये सोल्यूशन जो है ये उतना ठीक नहीं है, क्योंकि कार को यहाँ पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर लोगों में, ये नहीं होना चाहिए, ये एसेट आया है तो एसेट का रिकॉर्डिंग कर देंगे, इन्होंने एसेट को 32 से रिकॉर्ड किया है, मैंने भी यहाँ पर 32 से ही रिकॉर्ड किया है, इम्पैक्ट सेम ही आएगा, मेरा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, इनके रिवैल्यूएशन में लॉस आ जा रहा है, इस वजह से, बाकी तो ठीक है, इसीलिए मेरा कैपिटल का बैलेंस अलग आ रहा है, ठीक है, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस करना नहीं है, बस तुम लोग देख लो कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कैलकुलेशन सही है, चेक कर लो एक बार, मेरा ये कैलकुलेशन जो आया हुआ है ये सही है कि नहीं, ये एक बार चेक कर लो, 6,400, 48,800, ठीक है, 12,800 प्लस 84,800, 97,600, अच्छा फिर यहाँ पर 1,24,000, ये ठीक है, अच्छा इधर क्या किया है, इधर मैंने 1,24,000, हाँ ठीक तो है, ठीक है, इन्होंने देखो इनके साथ मेरा डिफरेंस कुछ नहीं है, मैंने बोला कि कार यहाँ पर दो, ठीक है, अगर हम लोग कार यहाँ पर नहीं देते, जो कि देना ही चाहिए, हम कार यहाँ पर देने के लिए रिकमेंड करेंगे, हम मैट का सोल्यूशन एक बार बताते हैं, तो इधर 20,000 आएगा, इधर ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, इधर कितना आ रहा है
38,000, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा 18,000 का, और वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर के अंदर। तो इसीलिए इनका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इनका सोल्यूशन देखो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए इधर आ गया। क्योंकि इधर बैलेंस आ गया तो ऑब्वियसली ये बैलेंसेस चेंज तो होंगे ही ना, ये बैलेंसेस चेंज होंगे, क्योंकि मेरा इधर बैलेंस आया, इनका इधर आया, तो बैलेंस चेंज हुआ। लेकिन ओवरऑल हम लोग का बैलेंस शीट तो टैली होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस शीट तो मैच हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने कार का यहाँ पर जो है 27,200 दिखाया है, तो फिर हम लोग का मैच कैसे हो गया? अगर कार का मेरा और इनका इम्पैक्ट तो सेम है, तो हम एक बार देख लेते हैं। 42,400 प्लस 84,800, 127,200 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,24,000, 3,21,200। अच्छा, और देखो अगर हम कार का यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन देते हैं, वो भी हम बताते हैं। देखो कार का डेप्रिसिएशन इन्होंने कैसे दिया, कार कब खरीदा गया, कार खरीदा गया है 1/4, डेट बताते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन इधर उधर किया हुआ है, देखो लॉजिकली चलना चाहिए, मैट में है बोलने से सही है ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कार खरीदा गया है 1/4/18 में, ठीक है, 1/4/18 में कार का कॉस्ट था 40,000। फिर फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगा होगा 31 मार्च 19 में, कितना 20%, तो 20% होने से कितना होता है 8,000, ठीक है। तो कार का वैल्यू कितना बचा 32,000, और डेप्रिसिएशन हमें लगाने के लिए बोल रहा है WDV मेथड में। अगर हम लोग इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाते ईयर 20 आएगा 31 मार्च 20, लेकिन हम लोग 31 दिसंबर को अपना बैलेंस शीट बना रहे, 31 दिसंबर 19, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर उसका कैलकुलेशन कितना होगा, बोला है WDV मेथड, तो 32,000 इंटू 9/12 इंटू 20% ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि WDV मेथड बोला है, ठीक है। तो 32,000 WDV मेथड में क्या होता है, बचे हुए वैल्यू पे लगता है, इंटू 9/12 इंटू 20%। देखते हैं, देखो क्या आंसर आता है, 20% यानी 4,800। अब माइनस करेंगे कि 31 दिसंबर 19 को कितना वैल्यू हो रहा है कार का, 27,200, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखो इन्होंने वही 27,200 को रिकॉर्ड किया हुआ है, दिखा देते हैं यहाँ पर। कहाँ चला गया कार, ये रहा 27,200 का रिकॉर्डिंग किया है। इसीलिए किया है क्योंकि इनका जो बैलेंस शीट इन्होंने 31 दिसंबर 19 का बनाया है, लॉजिकल है, ये लॉजिकल है कि हमें कार का वैल्यू और एक बार डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बट एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा, अगर हम लोग इस पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ वैल्यू कम होगा तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये 31 दिसंबर को बन रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन ये सब भी तो 31 दिसंबर को ही बन रहा है। एक सेकंड इसमें देख लेते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट 24,000, ये सब तो ठीक है, ये सारी चीज ठीक है। 7,200 रिवैल्यूएशन में इन्होंने यहाँ पर कार नहीं दिया, दैट्स वाई इनका लॉस आ गया। चलो कोई बात नहीं, इनका लॉस आ गया, इन्होंने कार यहाँ पर दिया है। तो इन्होंने अगर कार यहाँ पर दिया है, कार को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर से एक बार चेक करें, 6,400, 12,800 और 12,800, 32,000 में इन्होंने कार को रिकॉर्ड किया है। लेकिन फिर मेरे लॉजिक के हिसाब से एडजस्ट कैसे होगा, ये क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर हम कार का वैल्यू को यहाँ पर कम कर देते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर होगा तो कार में आगे भी डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, लॉजिकल बात है। 4,800 का डिप्रिसिएशन तो लगना ही चाहिए, ऑब्वियसली 4,800 का डिप्रिसिएशन लगेगा ही, और इसमें वैल्यू निकल के आएगा 27,200, 27,200। जैसे ही ये 27,200 हो गया, यहाँ पर भी तो फिर मेरा वैल्यू जो है 321,200 नहीं रहेगा, इसमें चेंजेस हो जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, 321,200 हो रहा था जब हम लोगों ने कार का वैल्यू 36,000 रखा था। तो हम यहाँ से 36,000 हटाते हैं, ऐड कर देते हैं 27,200, मतलब इधर का 3,12,400 आ रहा है मेरा, 3,12,400 मेरा आंसर आ रहा है। फिर इधर भी तो 3,12,400 होना चाहिए, बट ये तो 8,800। 4800 টা আমরা রিভ্যালুয়েশনই নিচ্ছি না, তাহলে ওখানে এটা হয়ে যাচ্ছে। কোনটা রিভ্যালুয়েশন নিচ্ছে, 4800 যা ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে কারের,
32,000 থেকে। হ্যাঁ এখানে যদি নিয়ে নি তাহলে হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে আমার ম্যাচ হয়ে গেছে ওটাই। হ্যাঁ তাহলে ওরকম ভাবে হয়ে যাবে। हाँ আমারটা ম্যাচ হয়ে গেছে। हाँ, तो हाँ वैसे करने से हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब इसको हमें यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन दे, सॉरी यहाँ पर इसका भी जो है डेप्रिसिएशन आगे लगाना पड़ेगा, है ना? तो इसका डेप्रिसिएशन आगे लगाएंगे क्योंकि हम लोग पूरा ही 31 दिसंबर 19 के बेसिस पे ही प्रिपेयर करेंगे ना। देखो डेट कुछ बोला है यहाँ पर कि कब का करना है, बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर को ही होगा, तो जब उनका डेथ हुआ होगा तभी ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना होगा। लॉजिकली सोच के देखो। तो गड़बड़ क्या हो गया, मैंने जो लॉजिक लगाया सब ठीक था, बट मैंने गलत क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन एक ही बार लगाया। डेप्रिसिएशन जो है वो दूसरे बार भी तो लगेगा ना। अब ये क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कार में जो है रेक्टिफिकेशन था तो मैंने एक ही बार लगाया, जबकि डेप्रिसिएशन 2 बार लगना चाहिए। अब इस पे लगा देते हैं, अब टैली होगा 4800। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो इसमें। 4800 ये माइनस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे, तो लॉजिकली ये ही सही होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, 40,000 माइनस 8,000 माइनस 4800, 27,200 कार का वैल्यू रिकॉर्ड होगा, प्लस 20,000 प्रॉफिट ही आ रहा है 47,200। 47,200 माइनस 34,000, 30 और 4 माइनस 4,000। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 9,200। अब इसको रिकॉर्ड करो 47,200, अब ये हो जाएगा 122 था, मतलब डिवाइडेड बाय 5, मतलब 1840 और बाकी डबल हो जाएगा 3680 3680। अब होगा 3680 1840 3680 3680। अच्छा 1840 3680 3680। अच्छा 3680 प्लस 80,000 प्लस 12,000 तो ये होगा 95,680। इसको चेंज कर लेते हैं, 95,680, इधर भी 95,680, 95,680 और माइनस हो जाएगा 12,800, 82,880। अच्छा इधर का देखते हैं, 80,000 प्लस 3680 प्लस 12,000 प्लस 6400 प्लस 12,800 प्लस 7200, 122,080, 122,080 यहाँ पर लिखेंगे। जेड एग्जीक्यूटर 122,080। ठीक है, अब इनके साथ भी हमारा आंसर भी मैच हो रहा है, 122,080 और ये लास्ट वाला 40 और ये हो गया 6,1840, 47,840। 47,840, 47,840 माइनस 6400, 41,440। कैपिटल बदल लेते हैं, 41,440, 41,440, 82,880, 124,320। अच्छा 124,320 प्लस 70 प्लस ये भी चेंज होगा 122,080, 122,080, 3,16,400 आ गया मेरा तो मैच भी ना। एक सेकंड, गलत हो गया क्या मेरा?
अब तो इनके साथ हमारा मैच हो जाएगा, देख लेते हैं। 41,440, 82,880, 1,20,000, 80, ठीक है। और यहाँ पर 3,16,400 आ रहा है। हाँ, यहाँ तो मेरा वही आया 3,16,400, और इधर का क्यों मैच नहीं हुआ इनके साथ? तो मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है ना? नहीं तो ठीक है, 2050 ये रहा, 2050, बाकी सब यही वैल्यू है। चलो इधर देख लेते हैं, मैच तो हो जाना चाहिए। अब 16,000, 20,000 मैंने गलत लिख रखा है शायद इधर, पहले वाला वैल्यू 6,000, 50,000, 7,200, 1,40,000, 77,200, 3,16,400। हाँ ठीक है, 3,16,400। एक डेप्रिसिएशन के चलते इतना टाइम वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा हम लोगों को, कभी भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना, ये 31 दिसंबर 2019 को हो रहा है, तो डिप्रिशिएशन इसके आगे का लगा, फिर सेकेंड टाइम भी लगना चाहिए, तो यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पूरा कार को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 32,000 से, फिर निकाले, बट कार का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं समझ में आता। कार का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? कार तो एक एसेट है, तो रिवैल्यूएशन में उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बट रिकॉर्ड करने का वैल्यू मैंने गलत लिख दिया था। तो जो भी रिवैल्यूएशन चेंज हुआ हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि काफी सारा चीज चेंज हुआ, तो एक बार बता दे, बाकी सब सेम है। ठीक है, गलत क्या हुआ, मैंने डेप्रिसिएशन एक ही बार किया, ठीक है, जबकि डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स एंड अगेन 9 मंथ्स का होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो डेथ के बाद हो रहा है, तो 9 मंथ्स बाद, फिर से अकाउंट ओपन होने के 9 मंथ्स बाद का हो रहा है, तो ये होगा। तुम लोगों ने समझ भी लिया, ठीक है, मुझे भी बता दिया। तो ये यहाँ पर रिवैल्यूएशन आ गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर चेंज करके वैल्यू, तो ये पूरे कैलकुलेशन में चेंज आया। और यहाँ पर देखो क्या चेंज हुआ, हम लोगों ने बस इसको चेंज किया। अब इसको चेंज करने से टोटल चेंज हुआ, टोटल चेंज होने से ये बैलेंस और ये चेंज हुआ, और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा इसीलिए लग रहा होगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब ये जो चेंज वैल्यू है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये जेड वाला पीछे चला गया, और बाकी सारी चीजों को लिख दिया, और यहाँ पर कार का इम्पैक्ट भी दिखा दिया। ठीक है, कार का भी यहाँ पर, और एक बार जो है डिप्रिशिएशन, मतलब कार का एक्चुअली वैल्यू 31 दिसंबर तक जितना है उतना मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने क्या किया, यहाँ तक का रिकॉर्ड किया। तो यहाँ तक का रिकॉर्ड करेंगे, टैली तो हो रहा है बट गलत हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हाँ, और एक चीज, पीएल सस्पेंस का हम लोग कितना दिखाएंगे, जितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, जितना यूज कर रहे हैं, तो 7,200 जो पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उतना ही हमें दिखाना है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 2, ये देखो इसमें क्या बोला है, द पार्टनर्स एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ, ये प्रोपोर्शनेटली दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसको रेशियो बना लेंगे, ये 1/2 है, ये 1/4, 1/4, इसको 1/4 में ट्रांसफर कर लेंगे। whose फिक्स्ड कैपिटल, अब ये पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पर बोला है फिक्स्ड कैपिटल, तो हम लोग का दो मेथड होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो जब हम लोगों ने ये मेथड किया था, तब मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल के अलावा हमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद भी मैंने किसी चैप्टर में आया था तो बताया था। ठीक है, जब हम लोगों ने फिक्स्ड फ्लक्चुएशन सीखा था तब तो बताया ही था, और एक बार भी बताया था। तो फिक्स्ड पे क्या होता है, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल के अलावा जो भी पार्टनर लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि कमीशन मिला, सैलरी मिला, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये सब करेंट अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन को फिक्स्ड और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। फिक्स्ड कैपिटल इतना इतना है, प्रोवाइडेड एज फॉलोज, द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल, जो इनका फिक्स्ड कैपिटल है ना, इस पे इनको 10% करके इंटरेस्ट दिया जाता है, बट नो इंटरेस्ट बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब बोल रहा है किसी ने अगर अपना प्रॉफिट का हिस्सा ड्रॉ नहीं किया है, अनड्रॉन प्रॉफिट, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे इस पे भी इंटरेस्ट दो, नहीं, जो कैपिटल फिक्स्ड हो रखा है सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको क्लैरिफाई कर दिया, नहीं क्यों किया जाता है ना, क्योंकि इंसान ना अलग अलग जो है तरकीब निकाल देते हैं, मतलब गलत सलत। ठीक है, कि हाँ मुझे, मैंने तो प्रॉफिट नहीं ड्रॉ किया, ये भी मेरा कैपिटल का हिस्सा है, इस पे भी दो, इसीलिए सारी चीजों को ना लिख दिया जाता है, बट कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपना प्रॉफिट को ड्रॉ नहीं कर रहे हो, बिजनेस में रख रहे हो, तो रख सकते हो, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल पे ही मिलेगा। और कोई ड्रॉइंग्स कर रहे हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं करेंगे, वो भी बता दिया। मतलब ये उनका एग्रीमेंट है, उन्होंने खुद ही बनाया होगा। दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट।
तो नेट एवरेज प्रॉफिट जो है उस पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट जितने दिन का बोलेगा, आगे पढ़ के देखते हैं कितने दिन का बोल रहा है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये तो पता है 2 दे दिया है, ठीक है, ये 2 दे दिया है। आगे पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला चाहिए? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जाएगा, मतलब पार्टनर लोगों का कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस, वो कहां से देंगे? प्रॉफिट से देंगे। तो बोल रहा है कौन सा प्रॉफिट का एवरेज करना है? बोल रहा है कि प्रॉफिट से अगर इंटरेस्ट लेस नहीं किया हुआ है कैपिटल पे दिया गया इंटरेस्ट का अमाउंट, तो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट। ये लाइन यही बता रहा है, नेट प्रॉफिट लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और ये 3 साल कैसे कैलकुलेट करना है? 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इनका ईयर एंड वैसे 31st December होता है। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, अभी तक तो पता नहीं है किसका डेथ हुआ है, ये इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जिस पार्टनर का डेथ हो जाएगा इनका ईयर 31st December को क्लोज होता है प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, किसी भी पार्टनर के डेथ होने के पहले का जो भी 3 साल होगा 31st December तक, वो हमें लेना है। देखते हैं यहाँ पर क्या हमें इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ है। दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच, मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी 10,000 करके एक एक जन का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर। जब ईच बोल रहा है तभी पता चल जा रहा है सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो प्रीमियम जो है फर्म से ही दिया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है? अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर का डेथ होगा, ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ, ठीक है। मतलब डेथ कभी भी हो, ये बात समझो, ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, बोल रहे हैं डेथ कभी भी हो 31st December जो इनका ईयर एंड है तब तक का कैलकुलेट करके ही प्रॉफिट दिया जाएगा, तब तक का कैलकुलेट करके ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे डेथ कभी भी हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, मतलब ईयर एंड तक का जो भी होगा वो दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लो 31st December के पहले एक डेट ले लेते हैं, जैसे मान लो किसी का अगस्त में डेथ हो गया, तो ऑन दैट मोमेंट कैलकुलेट करके सारी चीज नहीं दिए जाएंगे। जब 31st December आएगा उस साल का, जिस साल डेथ हुआ, तभी सारी चीजों को कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ऐसे बोल रहा है। मतलब यहाँ पर ना पीएल सस्पेंस नहीं होगा, क्योंकि पूरा फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ही पेमेंट होगा, तो पीएल सस्पेंस का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं आएगा। सस्पेंस कब होता है? जिस दिन डेथ हुआ उसी दिन अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना देना है नहीं देना है, चाहे ना दो। जैसे यहाँ पर तो उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ ना, पेमेंट तो नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं था कि पेमेंट होगा कि नहीं होगा, पेमेंट नहीं किया, बट कैलकुलेशन कब किया? 31st December 19 को, जबकि ईयर एंड कब होने वाला था? 31st March 20 को। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डेथ कभी भी हो, हम लोग अपने ईयर एंड में ही सारी चीज को कैलकुलेट करके पार्टनर को देंगे, फिर यहाँ मतलब पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। फिर यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोल रहा है आगे, दैट द शेयर ऑफ पार्टनर्स पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। ये देखो, डेथ के बाद जो पहला 31st December आएगा तभी वो शेयर ऑफ गुडविल भी दिया जाएगा। फिर से वही बात बोल दी है गुडविल के बारे में भी, दैट द पार्टनरशिप बुक बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बताया, पढ़ के पता ही चल रहा है 31st December को इनका जो है बुक्स क्लोज होता है। ए डाइड ऑन 30th September 2019। अब क्या हुआ? 31st December को क्लोज होने वाला था अकाउंट्स 2019 को, डेथ कब हो गया? 30th September को। बट यहाँ कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं देंगे, जो भी कैलकुलेट करना है यहीं पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये ऐसा एग्रीमेंट बना रखा है। The amount standing to the credit of his current account on 31st December 2018 was 450, and from that date to date of death he withdrawn 3,000 from his business। अच्छा, बोल रहा है सितंबर 19 में तो डेथ हो गया, उसके पहले जो फाइनल अकाउंट्स बना था वहां पर इनका जो करेंट अकाउंट बना था, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, तो सभी का एक करेंट अकाउंट, सभी का एक कैपिटल अकाउंट होगा। तो ये जो ए है जिनका डेथ हो गया, इनके करेंट अकाउंट में बैलेंस 18 में, क्योंकि 18 में ही लास्ट बना होगा अकाउंट, अब तो 19 में ही बनने वाला था, इस बीच में इसका डेथ हो गया, तो तब इसका करेंट अकाउंट में बैलेंस था 450, और इसका
इन्होंने विथड्रॉन कर रखा था 3000 बिजनेस से, ये डेटा दिखा रहा है, कब दिखा रहा है 31 दिसंबर 18, क्योंकि तभी फाइनल अकाउंट्स बना होगा, अब तो सीधा जाके 19 में ही बनने वाला है। An unrecorded liability 2000 was discovered on 30th September 2019. It was decided to record it and have been immediately paid up. बोल रहा है unrecorded liability जो है 2000 उसे रिकॉर्ड करना है, वो पे भी कर देना है इमीडिएटली। और इसका पता कब चला, उनके डेथ के टाइम पे ही पता चला। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का रिकॉर्ड कहाँ करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का रिकॉर्ड हमें नॉर्मली कहाँ करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है उसको पे ऑफ भी कर देना है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, पे जब करेंगे। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले 16 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट और 18 का प्रॉफिट और 19 का दे रखा है, 18 का लॉस है, ठीक है, 19 का प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, करने क्या बोला है देखते हैं। एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, ठीक है। क्यों बताया ये पता है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी जब हम लोग लेते हैं तो हमें जो पार्टनर का डेथ हो जाता है उनको पेमेंट कैसे करते हैं, उनका पॉलिसी वैल्यू प्लस अदर पार्टनर का सरेंडर वैल्यू ऐड करके जो आएगा उसमें से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, ये हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। ये देखो टोटल पॉलिसी वैल्यू जिनका डेथ हो रहा है प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ द अदर इनटू उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसीलिए ना यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कितना है उसको इस तरीके से बताए, क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग को सिर्फ एक अकाउंट बनाने के लिए बोला है जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोगों को पे करना है। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग अभी यहाँ पर बाकी चीज हमारा वर्किंग में ही चला जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज बना के देखते हैं। सोल्यूशन में तो एक ही चीज बनाने के लिए बोला है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। इलस्ट्रेशन 2, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो भी हमें देना पड़ेगा ना एक एग्जीक्यूटर को, जैसे कि गुडविल, प्रॉफिट का हिस्सा, ये सब कैलकुलेट करेंगे, ये सब वर्किंग नोट में ही जाएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चीज वर्किंग नोट में जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पहला यही इंफॉर्मेशन था तो इसी को हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ही बोला था, और यहाँ पर देखो गुडविल के लिए हमें क्या लेना है, कहाँ चला गया ये पॉइंट, ये देखो 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years, 3 साल का हमें प्रॉफिट लेना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। तो 3 साल का प्रॉफिट कौन कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 3 साल का लेना है, डेथ के आगे का 3 साल। तो डेथ तो 19 में हुआ है, तो कौन सा लेंगे, हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पर लास्ट 3 years लेना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, 2016 दे रखा है 9640, 16 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 16 17 18, ठीक है। ये 19 का तो बाद में कैलकुलेट हुआ होगा, ये 19 का तो बाद में कैलकुलेट हुआ होगा ना, क्योंकि ये 19 कब का है, 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, बिफोर डेथ का 3 years का प्रॉफिट। तो बिफोर डेथ में तो 19 नहीं आएगा, 19 सितंबर 2019 में डेथ हुआ था, ये देखो यहाँ पर बोला है ना, यहाँ पर ये देखो प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो डेथ हुआ है 19th वाले साल में, तो वो नहीं लेंगे, बाकी ले सकते हैं 16 17 18, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 16 17 18, जैसे बोला है वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया 16 का देखो कितना है 9640, गिवन है ये, ठीक है, हम खुद से नहीं लिख रहे, गिवन है। फिर यहाँ पर 6720 और 640, 6720 और नेगेटिव में 640। अब ये क्या है, पीएल बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट जो है लेस किया हुआ नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट में लेस करना, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लेस किया हुआ नहीं है। लेकिन हमें गुडविल के लिए वो प्रॉफिट चाहिए जहां से इंटरेस्ट लेस किया हुआ है, तो हम लोग लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हर बार कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ता है पार्टनर लोगों को, जितना उनका फिक्स्ड कैपिटल है, 10 6 और 4, ठीक है। तो
इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ये देखो 10,000 पे 10%, 6,000 पे 6% दिया जाता है, सॉरी 10% दिया जाता है, 4,000 पे भी 10% दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,600 और 400, मतलब टोटल 2,000। तो हर बार इतना ही होगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, टोटल कैपिटल लिख लेते हैं 10,000 इंटू 10% कर देते हैं, तब भी तो एक ही बात होगा। 10, 6 और 4 मतलब 20,000, सॉरी 20,000 टोटल कैपिटल, उस पर 10% लगाएंगे, मतलब हर साल 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पार्टनर लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ये कितना हो गया 7,640, और ये हो जाएगा 4,720, और ये नेगेटिव होगा 2,640। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखो क्योंकि इसमें लॉस भी है ना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिख रहे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा। 7,640, 4,720, 2640 नहीं होगा ना, 40 हाँ वो माइनस करेंगे 2,000 বুঝলাম না কোনটা ভুল হয়ে গেছে? এই 2,000 টা এইটা, yes ma'am ये तो ओ सॉरी, ये नहीं, ये तो लेस नहीं हो रहा है ना, ये सब सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, ये सब तो लेस हो रहा है ना, तो माइनस माइनस में 20 प्लस होगा। 20,000 টা কোথা থেকে আসলো 20,000 ये सारे कैपिटल का टोटल, इंडिविजुअली करो या टोटल। 10,640, देखो जिसका जो क्वेरीज था समझ में आया, ये 10,640 का टोटल क्या है, मतलब इंडिविजुअली करो या अलग अलग करो, एक ही बात होगा ना। yes ma'am ठीक है, और ये वाला नेगेटिव है तो दो नेगेटिव हुआ तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया, मतलब ऐसे कर दो ना, हो गया। माइनस माइनस में प्लस, ये नेगेटिव में रहेगा। हाँ, ये बोल सकते हो, इसको मुझे माइनस में दिखाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ये देखो लिख दिया है ऑलरेडी, गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर माइनस कर लो तो ठीक है। अच्छा हुआ एक बार तुम लोगों ने समझने के लिए बोल दिया, नहीं तो हम गलती से प्लस कर देते। 2,640, ये नेगेटिव आ रहा है आंसर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक माइनस होगा 7,640, 4,720 माइनस 2,640 डिवाइड 3, 3,240। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल, गुडविल कितना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना था, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, तो 0,846, 6,480। अच्छा, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा कैलकुलेशन करें, ये तो बन गया, चलो गुडविल तक का बन गया। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी में एको कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। गुडविल में एक का शेयर भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, गुडविल का शेयर भी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर कौन है, किसका डेथ हो गया, ए, एज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ ना सिर्फ ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग ये निकाल लेंगे ए को कितना मिलना चाहिए। ठीक है, अब कौन पार्टनर प्रोवाइड करेगा उसका जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बोला नहीं है, तो सिर्फ इसमें ए का शेयर निकाल लो तो ही हो जाएगा, और वो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो ए का शेयर, अच्छा मैंने यहाँ पर रेशियोज को ना ठीक नहीं किया, हाफ 1/4 1/4 रेशियो यहाँ पर ठीक कर लेते, पीएसआर वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते। ठीक है, पीएसआर कितना हो जाएगा, 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/4, तो ये 1/2 इंटू 2 इंटू 2, बाकी ऐसे ही रहेगा, तो 211। ठीक है, तो ये 2 वाला ही ए का है, ए का ही डेथ हुआ है, चेक कर लेते, ए का ही हुआ, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हाँ चलो, ए का ही हुआ है, तो 2/4 मतलब 6,480 डिवाइडेड बाई 2, 3,240।
हाँ ये कैलकुलेट हो गया, लेकिन उसके पहले रेशियो निकालना जरूरी है। अगर 1/2 कर देते हो तो भी होगा, यहाँ बाई चांस आंसर आ जा रहा है, बट रेशियो तो सही करना पड़ेगा ना, रेशियो निकाल लेना जरूरी है। अच्छा ये भी अच्छा हुआ, इसी को भी हम लोगों ने यहीं पर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट, ये वर्किंग नोट नंबर मैंने 2 दे दिया, इसको एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नहीं, ये तो मेरा इसी का पार्ट है, इसको कर देते वर्किंग नोट नंबर 3 इज शेयर। ये बना लेते वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शेयर, इज शेयर इन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक का शेयर कितना है, तो एक को क्या मिलेगा, तो चेक करते हैं कैसे होगा। एज पॉलिसी वैल्यू, पहला बात है कि जो डिजीज पार्टनर होता है उसका पॉलिसी वैल्यू लेना पड़ता है, और बाकी लोगों का सरेंडर वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू सबका है 10,000 करके, यहाँ पर बताया था 10,000। यहाँ पर ऐड करेंगे बीज सरेंडर वैल्यू और सीज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कितना होगा इसके बारे में नीचे एक पॉइंट दिया था, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड क्या होता है, मैंने लास्ट दिन बोला पॉलिसी वैल्यू इज द सम एश्योर्ड। तो 20% ऑफ 10,000, क्यों, देखो सभी का तो पॉलिसी वैल्यू बराबर है, यहाँ पर बोला है ना 10,000 ईच, तो सम एश्योर्ड का 20% मतलब 2,000। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 20% इंटू 10,000, तो ये हो गया फिर से 2,000, तो टोटल हो जाएगा 10 और 4 मतलब 14,000। लेकिन इसमें ए का शेयर, एज शेयर 14,000 इंटू 2/4, अभी अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, हाँ 2/4 मतलब 7,000, इसमें एक का हिस्सा हो जाएगा 7,000। वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 5 करेंगे, एज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में एक का हिस्सा कितना होगा, तो 2019 में प्रॉफिट हुआ था 3670, 3670 ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से जो है माइनस करना पड़ेगा। अब देखो इसको प्रोपोर्शनेट मत करो, क्यों, क्योंकि हमारा डीड जो बना हुआ है वहां पर बोला गया है कि कभी भी किसी का डेथ क्यों ना हो, हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स हमारा बनेगा 31 दिसंबर, चाहे किस भी ईयर में डेथ हो, जैसे कि इनका डेथ हुआ है 19 में, इनका डेथ कब हुआ है 30 सितंबर 19 में, तो 31 दिसंबर 19 में ये फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ही इनको सारा चीज पेमेंट किया जाएगा। प्रॉफिट हमें पता है कितना है 3670, लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। ये बात कहां पर बोला गया था, ये देखो यहाँ पर, the partners be allowed 10% interest on capital on their fixed capital but no interest allowed on undrawn profit or charged on drawing, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तब तक दिया जाएगा जब तक इनका ईयर एंड होगा, ये सारी चीज दिया जाएंगे, ठीक है। ये देखो, अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेथ हो गया है, लेकिन जब तक फाइनल अकाउंट्स बनेगा उस साल में जो भी होगा, चाहे उसका डेथ हो गया हो, लेकिन इनको मिलेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अब इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया है तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लेस नहीं है तो वो लेस करना पड़ेगा। देखो जब पीएल एप्रो बनेगा, सोच के देखो, ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ होगा बाय नेट प्रॉफिट बोल के 3670, और यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के पार्टनर लोगों का अमाउंट, तीनों अमाउंट गया होगा जिसका टोटल 2,000 रहा होगा। अब इसमें से ये माइनस होगा तब ना जाके प्रॉफिट का शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, इसीलिए 3670 से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि टोटल में 2,000 है। और टोटल में 2,000 कैसे आया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, टोटल में 2,000, तो ये लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना है 2/4, तो जो प्रॉफिट बच रहा है, तुम लोग जो पीएल एप्रो मैंने बोला ना उसका थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। ये देखो नेट प्रॉफिट 3670, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर लोगों का मिला के 2,000, ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। तो टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच रहा है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1670। इसमें से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी सभी को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा, वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2/4, तो ये कितना हो जाता है 1670 डिवाइडेड बाई 2, तो 835 मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का हिस्सा भी कैलकुलेट कर लिया कितना मिलना चाहिए, और क्या देखेंगे। अच्छा अब इनको वर्किंग नोट नंबर 6 में दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ए का कैपिटल कितना था, देखो ए का कैपिटल कितना था, ए का था 10,000, 10,000 में 10% यानी 1,000, तो इस साल इनको अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। फिर तुम लोग अगर सोच रहे हो ये 2 बार -1 ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो वहां पर पीएल अप्रूव में जो लिख रहे हैं ना, टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैंने लिख दिया ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ए को ये भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और सभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में ए को 835 मिलेगा। ये चीज कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और रिवैल्यूएशन अगर कुछ है तो वो देखना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 7 एक रिवैल्यूएशन था, एक कुछ लाइबिलिटी था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो रिकॉर्ड हुआ। तो लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड हुआ और तो कुछ रिवैल्यूएशन में है नहीं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी हो जाएगा, यानी 2000 का लॉस। तो यहाँ पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन लॉस, ये कितना है, ये तो दे ही दिया है सीधा सीधा क्वेश्चन में, 2000। अच्छा, इसमें एज शेयर, ए का शेयर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 2/4, मतलब 1000 रुपीज का रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो लगभग सारा चीज बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का करेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्यों करेंट अकाउंट बनाएंगे, हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है देख लेते हैं एक बार। हम लोग को बोला है एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ए के एग्जीक्यूटर को कितना देना है उसका हमें अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग ए का करेंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट वो यहाँ पर, लेकिन सोल्यूशन में कैपिटल में सारी चीजों को दिखा दिया, बट ये सही नहीं है क्योंकि करेंट अकाउंट में बाकी चीज जाएगा, कैपिटल में कैपिटल रहेगा। तो हम जैसे दिखा रहे हैं उस तरह से करो, वो ज्यादा लॉजिकल है। देखो तुम लोग को समझ में भी आएगा क्यों ज्यादा लॉजिकल है। पहले हम लोग बनाएंगे एज करेंट अकाउंट, जहां पर कैपिटल के अलावा बाकी सारा डेटा आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल के अलावा। और ए का करेंट अकाउंट एक बैलेंस था, वो हम लोग लिख लेंगे। बैलेंस कुछ होता है तो वो तो लिखना ही पड़ता है। ये देखो दिया हुआ भी है यहाँ पर क्वेश्चन में 450, तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 450। अच्छा, और क्या मिलेगा, ए को मिलेगा अपना शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ से लाइन बाय लाइन देखते हैं, ए को मिलेगा शेयर ऑफ गुडविल 3240, देगा कौन, बीसी, मतलब इसका एंट्री क्या होने वाला है, बीज करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, बाई बी एंड सीज करेंट अकाउंट। इसको अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो तो इसका जो है गेनिंग रेशियो निकाल के बी का पोर्शन सी का पोर्शन अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने किया नहीं है तो हम ज्वाइंटली इसको 3240 दिखा देते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमें अलग अलग पार्टनर्स का दिखाना पड़ता तो फिर अकाउंट बनाना ही पड़ता, अगर बी सी का क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ता, क्लोजिंग करेंट अकाउंट का बैलेंस। अगर तुम लोग चाहो तो गेनिंग रेशियो निकाल लेना, फिर बी और सी का अलग अलग लिखना, दोनों का टोटल 3240 ही आएगा। इसके बाद क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी से 7,000 मिलेगा, तो लिख देते हैं बाई इंश्योरेंस पॉलिसी, बाई इंश्योरेंस पॉलिसी 7,000। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट मिल रहा है 835। यहाँ पर पीएल लिखना है, पीएल सस्पेंस नहीं लिखना है, क्योंकि डेट कभी भी हो, फाइनल अकाउंट जब बनता है दिसंबर को तभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएल सस्पेंस लिखने का कोई जरूरत नहीं। प्रॉफिट मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिवैल्यूएशन का लॉस बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आएगा, लॉस है ना तो इधर आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस 1000। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस ये भी 1000 है। अच्छा, और एक इन्होंने ड्राइंग्स किया था, यहाँ पर बताया था, ये देखो ड्राइंग्स किया था 3000, तो इसका भी इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा, तो ये डिडक्ट कर लेंगे ना, 2 ड्राइंग्स बोल के, 2 ड्राइंग्स 3000। अच्छा, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना इनका बैलेंस हो रहा है, वही इनको पे किया जाएगा। तो इनको क्या क्या देना पड़ेगा, 450 रुपीज इनके करेंट अकाउंट का बैलेंस चाहिए, 3240 ये इनको मिल जाएगा गुडविल का, 7,000 इनको इंश्योरेंस पॉलिसी का मिलेगा, 835 प्रॉफिट का मिल जाएगा, 1000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मतलब 12,525 मिलना चाहिए। लेकिन लॉस का राइट ऑफ करवा देंगे, 1000 ड्रॉइंग्स किया हुआ है तो वो डिडक्ट कर लेंगे, 8525। ठीक है, ये क्या लिखना पड़ेगा, टू एज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाता है ट्रांसफर 12,525। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस था 10,000, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था ना तीनों पार्टनर का, 10, 6 और 4, ये देखो 10,000, तो ये बाई बैलेंस बीडी 10,000। अच्छा, ये ट्रांसफर होगा करेंट अकाउंट से करेंट टू कैपिटल, तो बाई एज करेंट अकाउंट 8525, ठीक है। अब टोटल करते हैं 18,525, ठीक है। ये अमाउंट देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, एज एग्जीक्यूटर लिखो या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 18,525, 18,525, ठीक है। ये एज एग्जीक्यूटर को ये अमाउंट चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है हम बता देते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लेके कर दिया है, 18,525 कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने अलग अलग किया। यहाँ पर भाई देखो 1,835, ये वाला 1,835, ये जो अमाउंट है ना, इन्होंने इस अमाउंट को क्या कर दिया, और ये करेंट अकाउंट को क्या किया, यहाँ पर ड्राइंग से एडजस्ट करके दिखा दिया। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर जो 10,000, मतलब इन्होंने कैपिटल में बाकी चीजों को लिखा है, जबकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, तो कैपिटल में बाकी चीज कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो करेंट अकाउंट में ही आना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है, इसीलिए कैपिटल में कैपिटल। अब क्योंकि कैपिटल को क्लोज करना है, ए का डेथ हो गया है, तो उनके करेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ इस तरीके से इसका सोल्यूशन किया है, बता देते हैं। ये देखो, ये 450 यहाँ पर नहीं दिया, ये बाई बैलेंस बीडी ये रखा है, ये सारे अमाउंट को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और ये जो करेंट अकाउंट से ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करके करेंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। क्यों, क्योंकि करेंट अकाउंट में बैलेंस था 450, ड्रॉइंग्स किया 3,000, तो नेगेटिव बैलेंस 2,550, फिर बाकी चीजों को लिख के किया है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर अलग से दिखा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो रिवैल्यूएशन में जाता है, तो हम लोगों ने जैसे सीखा है उसी कंसेप्ट के साथ करेंगे ना। अचानक से फिर यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट लिखना, ये सब डिफिकल्ट हो जाता है। अलग अलग तरीके से सीखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जैसा नॉर्मली सीखा है वैसे ही करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन का पार्ट होता है, तो वो मैंने रिवैल्यूएशन लॉस में दिखा दिया, सिंपल। जो भी हम लोग का करेंट अकाउंट में जाना चाहिए, करेंट अकाउंट में सारी चीज चले जाएंगे एक्सेप्ट कैपिटल, तो सारे चीज चला गया। अब इसे क्लोज कैसे करेंगे, करेंट अकाउंट का टू बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पार्टनर ही डेथ हो गया है, तो बैलेंस तो कुछ नहीं होगा, जो भी रहेगा वो उनके एग्जीक्यूटर को जाना चाहिए। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, अब उनका कैपिटल भी तो उनको मिलना चाहिए। तो रूल्स क्या हुआ कि करेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस आया पेबल अमाउंट, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तब ना वो कैपिटल में एड ऑन होकर टोटल दिखेगा कि मुझे कितना, मतलब फर्म से उनको कितना पे होगा, उनके एग्जीक्यूटर को। अब उनको तो पे हो नहीं सकता, उनका डेथ हो गया, तो उनके एग्जीक्यूटर को चला गया। तो ये लॉजिकली ज्यादा अच्छा है, ऐसे करके करो, ठीक है। और रिवैल्यूएशन वगैरह का जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो उसको ऐसे करना है। और इसका एक पेमेंट भी बोला था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, बट उसका इंपैक्ट ना यहाँ पर नहीं आ रहा है, पे होने का एंट्री हो जाता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी टू कैश या बैंक हो जाएगा तो पेमेंट हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर इनके हिसाब से ये देखो, यहाँ पर बोला है हैज बीन चार्ज टू कैपिटल अकाउंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, छोड़ो, ऐसा तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब ये बचा इलास्ट्रेशन 3, ये छोटा सा है, 3, 4, 5, ठीक है। अभी भी तीन क्वेश्चन यहाँ पर है, बाकी वहां भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 2 क्लास आई थिंक लगेगा इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।